जोहार जोहार फूलोदी जोहार परतुदा। तब कैसे नहीं रहो रे बताओ। सब बढ़िया है, हमरे कर किसान भाई बहन मन भी सब बेसे बेस हैं और इंतजार करत है कि कखन उमन ले बढ़िया बढ़िया हमरे जानकारी लेके आओ। एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही कहती। तो चलो किसान भाई मन रावी मन ले हमरे कार्यक्रम का शुरुआत करती और रावी का स्वागत करते हमरे करी खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में जी। तो चलो सबसे पहले हमरे जानकारी लेवी ला देश दुनिया कर तमाम तरह कर खबर के खेती बाड़ी कर खबर के जानी ला कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणिमा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है योजना। अच्छी खेती बाड़ी के लिए जरूरी है मिट्टी एवं नमी संरक्षण। छोटे भूभाग में बेहतर जुताई करता है मिनी पावर बीडर। राज्य में केंद्र द्वारा चलाई जा रही उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य के ग्रामीणों को कई प्रकार से सहयोग पहुंचाई जा रही है। केंद्र प्रायोजित उद्यमिता विकास योजना के तहत हमारे झारखंड राज्य में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य, दूध सहकारी समितियां, दूध संघ और प्रगतिशील किसानों को सहयोग दिया जा रहा है। नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इनसे जुड़े सदस्य इस योजना का लाभ लेने के लिए गव्य विकास पदाधिकारी और नाबार्ड के जिला प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। मिट्टी के साथ नमी का संरक्षण अच्छी खेती बाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ बातों पर ध्यान देने से मिट्टी और नमी संरक्षित की जा सकती है। जैसे खरीफ फसल काटने के तुरंत बाद रबी फसल लगाएं। भूमि के हिसाब से फसल का चुनाव करें ताकि मिट्टी में बची नमी से बीज का अंकुरण हो सके। इस नमी को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछाना चाहिए। इस तकनीक को मल्चिंग कहते हैं। साथ ही जल छाजन के अनुसार भूमि का वर्गीकरण करने के साथ ही वर्षा जल को तालाब में बांधकर रखना चाहिए। इस पानी से खरीफ फसलों को सुखाड़ से बचाया जा सकता है और रबी फसलों की बुआई के बाद आंशिक सिंचाई की जा सकती है। वैसे तो आलू की मध्यकालीन फसल अब तैयार होने को है, परंतु जो किसान इस समय आलू की बुआई करना चाहते हैं वे दिसंबर माह में आलू की पिछात प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। आलू के पिछात उन्नत प्रभेदों में कुफरी पिप्सोना 1 और कुफरी पिप्सोना 2 अच्छी मानी जाती है। कुफरी पिप्सोना 1 और कुफरी पिप्सोना 2 ये नाम है आलू के उन्नत प्रभेदों के। आलू की ये प्रभेद पिछात बुआई के लिए अच्छी होती हैं। ये प्रभेद लगभग 120 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन प्रभेदों की 20 से 30 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 250 से 300 क्विंटल आलू प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, तिलहनी फसलों जैसे सरसों, राई और तीसी इत्यादि में दिए जाने वाले उर्वरकों में आवश्यक बदलाव लाकर और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। कौन सा उर्वरक तिलहनी फसलों के लिए लाभदायक है, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, अगर आप तिलहन का खेती करना चाह रहे हैं, तिलहन जैसे सरसों, राई, तीसी, तो उसमें फॉस्फेट डालने के लिए डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो डीएपी के बदले अनुशंसा है कि आप एसएसपी का व्यवहार करें, जिसमें कि सल्फर की भी 12% मात्रा होती है। वो तिलहन का उपज उससे बढ़ जाता है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। यह मोटर द्वारा चलने वाला यंत्र होता है। छोटे खेत, बागीचों इत्यादि में जुताई कार्य करने के लिए ये बहुत ही उत्तम उपकरण है। मिनी पावर बीडर ट्रॉली नुमा होता है। इसमें 2 चक्के लगे होते हैं और एक हैंडल होता है, जिसे पकड़कर आसानी से पूरे खेत में जुताई की जा सकती है।
अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो चलते हैं किसान के पास और जानते हैं कैसे ये किसान अन्य किसानों से बेहतर हैं। मैं सब्जी से लेकर धान तक की खेती करता हूँ और खेती पुराना विधि छोड़कर भी नए विधि अपना कर खेती कर रहे हैं, जिसमें श्री विधि एक उत्तम विधि है। जो श्री विधि के माध्यम से खेती करने से मजदूरी लागत की बचत होती है और इसमें पैदावार भी ज़्यादा होती है। जहाँ पहले हमारा उपज 10 क्विंटल होता था, उस जगह पर अभी श्री विधि के माध्यम से खेती करते हैं तो उसमें 15 क्विंटल हमको फ़ायदा मिलता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में चावल और मक्का जैसे प्रमुख अनाजों के भाव स्थिर हैं। दलहनी अनाजों में थोड़ी नरमी आई है। अन्य अनाजों के मूल्यों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। उधर सब्जी मंडियों में भी हरी सब्जियां अपने बढ़े हुए मूल्यों पर कायम है। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5400 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए और प्याज न्यूनतम 1900 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जोहार। वाह परतुदा, देखो घर बैठले इतना बेस जानकारी हमरे के मिल गया कृषि समाचार से। मतलब कि एखन का खेती बाड़ी में का साग सब्जी चलत है और साथे साथे मंडी कर में एखन का भाव चलत है, सेकरो बारे में जानकारी मिल गया और संगे संगे मौसम का हालचाल भी पता चल गया। जी बिल्कुल। तो एखन अपने एकर कार्यक्रम में और भी जानकारी है, लेकिन उकर से पहले लेवत है कुछ छोटे कुन विराम। रावरे मन कार्यक्रम में बनल रहो, हमरे मिला थी विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद रौरे मन कर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। परतुदा, जैसा निखन हम कहली कि हमरे कर किसान भाई बहन मन इंतजार करत है का इस बेस जानकारी लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल जानकारी है। खास करके इस मौसम में हमरे के किसान भाई मन खेती बाड़ी ज्यादा करे ना, सब्जी कर उत्पादन ज्यादा करे ना। अच्छा। और सब्जी में उमन जे बीजा लगाए ना तो उकर बचाव कैसे करे, कौन कौन सा जैविक खाद डाले के चाहिए, कौन कौन सा उकर में बायो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करे के चाहिए दवा कर। और कहे कर मतलब है कि साग सब्जी जे होएला ओकर में खाद और बायो इंसेक्टिसाइड का होएला, कैसे उकर प्रयोग करल जाए, एकरे बारे में जानकारी दे। बायो इंसेक्टिसाइड मतलब जैविक
दवा अच्छा जे कीटाणु के मारेला और ओकर बचाव करेला जे अथी फसल के। अच्छा तो हमरे काल एकर बारे में ज्यादा चर्चा करब। चलो हमरे कर साथ है जो डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनकरे से बढ़िया से जानकारी लेवल जाए। हाँ तो चलो किसान भाई मन देरी काले करब, हमरे कर विशेषज्ञ हैं सनत कुमार सवैया जी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के कृषि प्रसार वैज्ञानिक हैं श्री सनत कुमार सवैया जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आपको भी और किसान भाइयों को सबको नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हमने विषय चुना है कि हमारे किसान भाई सब्जी तो उत्पादन करते हैं, लेकिन इसमें जीवाणु खाद और बायो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि सब्जियों के उत्पादन में जीवाणु खाद का क्या है और इसका प्रयोग वो सब्जियों के उत्पादन में कैसे करेंगे। हमारे सामने 3 चुनौतियां हैं। पहला है फूड सिक्योरिटी का, खाद्य सुरक्षा का, कि सबको भोजन मिले। दूसरा है हेल्दी फूड यानी कि सबको स्वच्छ भोजन मिले। और तीसरा है कि सबको इनकम ज़्यादा पैसा मिले। तो फूड सिक्योरिटी का तो हम लोग मोटा मोटी थोड़ा सा हम लोग हो ही जा रहा है, लेकिन दूसरा जो है इसका हेल्दी फूड का, इस पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हम भोजन ले रहे हैं उसमें कम से कम आपका हानिकारक पदार्थ हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल का है ना, जैसे रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं सब्जियों में, तो उसका असर रह ही जाता है। तो उसको हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में आ जाता है, तो हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो इसको हम लोग कम करने का सोच रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अभी कह रहे हैं कि जीवाणु खाद की ओर हम लोग अग्रसर करें। तो जीवाणु खाद हम उसको बोलेंगे जो हमारे वातावरण में मौजूद हैं। कुछ बहुत छोटे छोटे जीवाणु हैं जो वातावरण से उसको लेके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि आपका एजोटोबैक्टर है, ये क्या करता है, वायु से, हमारे वायु में नाइट्रोजन गैस है, उसको लेके अपना उपयोग करते हैं। उसको उपयोग करने के बाद उनका जब जीवन चक्र ख़त्म होता है, वो मर जाते हैं, तो वहाँ से वो आपका नाइट्रोजन रिलीज होता है और वो पौधों को मिलता है। तो ये मोटा मोटी समझने की भाषा के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह से वो हमारे नाइट्रोजन का सप्लाई करते हैं। इस तरह के जो जीवाणु हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जीवाणु खाद। जी। तो इसका प्रयोग जो है कि हमारे किसान भाई खेतों सब्जियों के उत्पादन में वो कैसे करेंगे। जी, इसका उत्पादन के लिए जैसे ये आपका जीवाणु है एजोटोबैक्टर, इसको हम लोग लैब में यानी कि प्रयोगशाला में उसको तैयार करते हैं। उसका पैकेटिंग होता है, तो आपको पैकेट लेना होगा, ज़्यादा दाम नहीं है उसका, 15 रुपया पर पैकेट है। तो उसको लेके उसका पहले घोल बनाना होगा। उसका प्रयोग करने से पहले उसका हम लोग बीज उपचार करेंगे इससे। तो उस पहले हमको घोल बनाना पड़ेगा। घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी लेंगे और 200 ग्राम गुड़ लेंगे, उसको उबालेंगे। उबालने के बाद उसका जो घोल बनेगा उसको ठंडा होने देंगे। मतलब ठंडा होने के बाद उसका पैकेट जो है ना, 2 पैकेट लेंगे और उसको उसमें घोल देंगे। घोलने के बाद उसमें हम जो बीज जो है, सब्जी का बीज है, उसको अच्छा से मिला लेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा देर कहीं छायादार जगह में सुखा लेंगे। उसके बाद उसका हम लोग बिचड़ा का बेड जो है उसमें हम लोग गिरा देंगे। तो वहाँ पे वो आपका जो एजोटोबैक्टर है वो आपका बीज से सटा हुआ है और वहीं से आपका वो उसी क्षेत्र में रहेगा। आपका जो उसको जड़ क्षेत्र बोलते हैं, वहीं पर उनका स्थापना हो जाएगा और वहीं से आपका जो नाइट्रोजन है सप्लाई करते रहेगा। जी। तो ये है, इस तरह से हम लोग नाइट्रोजन जो हम लोग दे रहे हैं, ऊपर से यूरिया दे रहे हैं, उसमें आपको कम देना पड़ेगा या तो नहीं भी देना पड़ेगा, इस तरह से। तो ये आपका एजोटोबैक्टर है, तो 1 हेक्टेयर में करीब आपका 20 किलो तक नाइट्रोजन सप्लाई करता है। तो मोटा मोटी वही समझ लीजिए कि आपके 1 बोरा आपका नाइट्रोजन या यूरिया का बचत हो गया है। ये तो बात हो गई जीवाणु खाद के बारे में। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि बायो इंसेक्टिसाइड
क्या है? ये भी आपका नेचुरल सोर्स से ही बना हुआ चीज़ है, जो हमारे वातावरण में मिलते हैं उन्हीं को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि पहले हम लोग बताया कि जो एजोटोबैक्टर जिस तरह से था, उसी तरह से हमारे वातावरण में कुछ और जीवाणु हैं जो कीटों को मारते हैं, उनका रोकथाम करते हैं, उनका नियंत्रण करते हैं। तो उन्हीं का हम लोग बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं हम लोग। बायो इंसेक्टिसाइड का क्या प्रकार भी होते हैं, कितने तरह के होते हैं? जी, ये आपका तो 2 तरह के होंगे। जैसे एक हुआ आपका बायोकेमिकल पेस्टिसाइड है, और दूसरा है आपका माइक्रो बायो पेस्टिसाइड। तो बायोकेमिकल में आपका वो आ जाएंगे, जैसे कि फेरोमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि उससे एक गंध निकलता है। जैसा धान का खेत लगा हुआ है या आपको सब्जी का खेत लगा हुआ, तो वहाँ पे आपको फेरोमेंट ट्रैप लगा देना है, और उस ट्रैप में एक टिकिया आता है। उस टिकिया को वहाँ आपको लगा देना है, उसके अंदर जाली के अंदर, तो उससे गंध निकलेगा। मादा कीट का गंध निकलेगा, तो जितने आपका नर कीट है वहाँ आकर्षित होकर वहाँ घुस जाएंगे। तो इस तरह से वो काम करता है। दूसरा है कुछ पेड़ पौधे हैं, जैसा कि नीम है, तो नीम से भी आप बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं। है ना, नीम का पत्ती से, नीम का जो बीज है उससे भी बना सकते हैं। और कुछ लोकल यहाँ पे जैसे इस क्षेत्र में एक आपका है, कुछ पौधा है या पेड़ भी बोलिए इसको, उसका पत्ता को, उसको हम लोग ये बोलते हैं, ऐसा लोकल भाषा में उसको पासू बोलते हैं यहाँ पे। उसका पत्ती से भी आप बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं। तो सर ये बनाने की विधि भी हमारे किसान भाइयों को बता दें। जी, जैसे ये आप जैसे पासू का जिक्र कर रहे थे, तो अभी हम लोग कर रहे थे, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको आधा किलो के आसपास उसका पत्ती लेंगे। पत्ती लेके उसको 20 लीटर पानी में उसको उबालेंगे। थोड़ा देर 5 मिनट करीब उबालना है, गर्म करना है। तो गर्म करने के बाद क्या होगा, उसका पानी का रंग जो है ना आपका चेंज कर जाएगा, लाल हो जाएगा। जब पानी का रंग लाल हो गया तो उसको उतार देना है, उतार लीजिए। अब वही आपका बन गया पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड। आपने देखा कि हमारे डॉक्टर साहब ने जीवाणु खाद और बायो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग सब्जी उत्पादन में आप कैसे करेंगे, इनके सुझाव के आधार पर आप करेंगे तो सब्जियों का उत्पादन अच्छा होगा और अधिक होगा। डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। ये जानकारी तो बहुत बढ़िया लागलक परतू दा। और एकर फायदा भी हमरे के किसान भाई मन के मिलिए जाए होई, एकदम जरूर मिल जाए होई, और कोशिश करबा एकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही कहते। अच्छा परतू दा, मशरूम के बारे में खना और जानकारी मिली तो कैसन रही? अरे तो बहुत बढ़िया बात कहली। मशरूम के बारे में तो हमके सुने में भी आला के कि उकर कोई औषधीय गुण भी होएला। एकदम एकर बारे में हम भी सुन ली है। हाँ। तो हम सोचे थी कि एकरे बारे में बढ़िया से जानकारी दो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहती। और मशरूम के औषधीय गुण के साथे साथे उकर परिरक्षण, उकर रखे का तरीका का होना चाहिए, ताकि आवे वाला समय में वो काम दे सके। और सबसे ज्यादा इस जगह इम्पोर्टेंट रखे लोग रखे कर तरीका। बस अगर तरीका ठीक से नहीं होगी तो मशरूम खराब हो जाए। बिल्कुल सही कहते। तो चलो देरी काले करब, एकरे बारे में जानकारी लेवती हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर कंचनमाला जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है मशरूम की औषधीय गुण एवं उसके परिरक्षण के बारे में। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर की विशेषज्ञ डॉक्टर कंचनमाला। आइए इनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, जोहार। मैडम, जैसा कि आज का हमने विषय लिया है मशरूम की औषधीय गुण एवं उसके परीक्षण के बारे में, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो मशरूम का उपयोग वो लोग करते हैं उसका औषधीय गुण किस प्रकार पाया जाता है? भानु जी, ऐसा है कि मैंने आजकल घर घर में मशरूम का उत्पादन लेना या उसकी खेती करना, इसका ये फैशन बनता जा रहा है। और शहरों में तो महिलाएं जो है वो अपने रसोई घर में ही मशरूम का उत्पादन कर रही हैं, और वहाँ से वो अपने उसे आहार में भी शामिल कर रही हैं और बड़ा गर्व का अनुभव करती हैं। और ये एक आहार में शामिल करने के कारण वो अपने परिवार को एक पौष्टिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही हैं। तो इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं जो कि औषधीय महत्व के हैं।
जैसे कि इसमें एक प्रोटीन जो है, प्रोटीन का एक बहुत ही उच्च कोटि के प्रोटीन का ये एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। जो प्रोटीन तो अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है, एक बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो है मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। तो दालों में, अनाजों में और विभिन्न पशुजन्य जो प्रोटीन स्रोत हैं उस सबसे प्रोटीन तो प्राप्त होता है, लेकिन बहुत सारे अमीनो एसिड्स उसमें नहीं होते हैं, जो कि मशरूम में वो सारे प्रोटीन के अमीनो एसिड्स जो है मौजूद होते हैं। तो इसलिए यदि हम इन अनाजों के साथ, दालों के साथ और अन्य मतलब भोज्य पदार्थों के साथ मशरूम को भी सम्मिलित अपने आहार में अगर किसान भाई करते हैं तो वो जो है एक उच्च कोटि के प्रोटीन को प्राप्त करते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए यह अति लाभदायक होगा। कि आपने उल्लेख किया कि इसमें पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तो क्या आप विस्तार से आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कौन कौन से पौष्टिक पाए जाते हैं? हाँ, इसमें पौष्टिक तत्व में बहुत सारे इसमें खनिज लवण और विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम की बहुलता है इसमें, और जो कि रक्तचाप को कम करने में सहायक है। अगर इसका उपयोग करते हैं तो रक्तचाप जैसी जो बीमारी है उससे बचा जा सकता है। जैसे ये कोलेस्ट्रॉल की अनुपस्थिति है इसमें, जो कि अगर हम पशुजन्य अगर प्रोटीन खाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन आप अगर मशरूम का उपयोग कर रहे हैं अपने भोजन में तो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो कि जो हृदय रोगियों के लिए एक बहुत ही आदर्श भोजन है। आदर्श रूप से इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें शर्करा और चीनी जो है बहुत ही कम मात्रा में है। स्टार्च और चीनी की मात्रा जो है 0.95% है 100 ग्राम फ्रेश मशरूम में होता है। तो इसमें जो है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार के रूप में माना जा सकता है। इसे बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा इसमें वसा जो की कमी पाई गई है, 0.4 से 0.45% मात्र वसा की मात्रा पाई जाती है, जिससे कि कैलोरी बहुत कम होता है इसमें, और मोटापा कम करने में बड़ा सहायक है यह। इसके अलावा इसमें जो रेशा की मात्रा है, फाइबर की मात्रा है, वो भी 2.25% फाइबर पाई जाती है, और इसके उपयोग से कब्जियत नहीं होती है और पाचन शक्ति भी अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स हैं, जो जैसे विटामिन सी है, इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि मसूड़ों और दांतों के लिए काफ़ी गुणकारी होता है। और विटामिन B1, B2, B3, B5 एवं B9 की भी बहुत प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। और B1 और B2 जो है ये हृदय रोगियों के लिए और बेरी जैसे रोग के लिए के नाश के लिए बड़ा सहायक है। और B3 और B5 जो है इससे जो है जो चर्म रोग एवं पैर हाथों में जलन जो है उसके नाश के लिए उपयोग किया जा सकता है। उसको भगाया जा सकता है, इस रोग को से निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा जो B9 है वो या फोलिक एसिड जिसे कहते हैं, जो रक्त की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं वह इससे कम हो जाता है, उसको हटाने में इसे सहायक है। इसके अलावा इसमें एक इगोथियोनिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है का ये मतलब ये प्राकृतिक रूप से ये इसका एक मुख्य स्रोत है इस एंटीऑक्सीडेंट का। और एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा तत्व है जो कि इंसान को बहुत सारे घातक बीमारियों से बचाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम जो है वो शरीर के कोशिकाओं के जो सेल में जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया को वो सीमित कर देता है और ऊर्जा में कोशिकाओं में ऊर्जा का संरक्षण करता है, जिससे हमारी जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है सक्रिय रूप से ज़्यादा दिन तक काम कर सकती हैं और आप ज़्यादा दिन तक आप स्वस्थता महसूस कर सकते हैं, आप जवान महसूस कर सकते हैं इस एंटीऑक्सीडेंट के प्रयोग से। इसके अलावा एक रेटिन नामक जो है जैव प्रतिरोधी रसायन जो है, ये भी एक एगारिकस कुल के फफूंद से निर्माण की बात की पुष्टि हुई है। और ये जो खाद्य विज्ञान में अनुसंधानों से ये पता चला है कि इसका जो प्रयोग है ये कर रहे हैं, इसमें पेट एवं आंत के कैंसर के लिए किया जा रहा है। और
इससे जो है ट्यूमर में भारी कमी आई है, पेट के ट्यूमर में भारी कमी आई है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। इस जैव प्रतिरोधी रसायन के प्रयोग से इस प्रकार के रोगों को दूर भगाया जा सकता है, इसको आने नहीं दिया जा सकता। ये तो बात आपने बता दी मशरूम के औषधीय गुण, उसमें पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व एवं विटामिन के बारे में। अब बात आती है मशरूम की परिरक्षण किस प्रकार किया जाए और क्या क्या सावधानियां बरती जाएं। किसान भाई, परिरक्षण की जानकारी अति आवश्यक है, क्योंकि मशरूम जब अधिक मात्रा में होने लगता है तो इसे बेच नहीं पाने की स्थिति में आप इसे परिरक्षित कर सकते हैं। इसे सुखाकर परिरक्षित किया जा सकता है और रासायनिक घोल में रखकर भी इसका परिरक्षण किया जा सकता है। सुखाने के लिए किसान भाई इसे पहले तोड़ने के बाद इसे छांट ले, जैसे बड़ा छोटा वगैरह छांट सकते हैं, सड़े हुए को फेंक सकते हैं, इसकी धुलाई कर लें। इसके बाद इसे काट लें, पतले कतलों में बराबर टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इसकी ब्लांचिंग कर लें 3 मिनट के लिए। ब्लांचिंग के लिए इसमें 1% नमक और 0.2% साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करें और यहाँ से इसे ब्लांचिंग के बाद निकालकर इसे एक रासायनिक घोल में रखें। इस रासायनिक घोल में 1% पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड, 0.2% साइट्रिक अम्ल तथा 6% चीनी और 3% नमक का प्रयोग करें और 16 घंटे तक इसमें रखने के बाद इसे यहाँ से निकाल कर धूप में इसे सुखा दें और सुखाने के बाद इसे हवा बंद डब्बे में बंद करके रखें। तो देखा किसान भाइयों, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी मशरूम के औषधीय गुण एवं उसके परिरक्षण के बारे में। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भानु जी। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। देखो परतुदा, इतना बढ़िया जानकारी है, जितना बेस जानकारी हो गेलक और उम्मीद करत थी कि और भी जानकारी होगी। जानकारी तो है, लेकिन बात है कि हमरे के समय इजाजत नहीं देवत है हर बार करते हर बार के तरह। जी बिल्कुल। तो जाते जाते रौरे मैंने हमरे कर पता नोट कर ले और पता लिखे ले। रौरे मन के कागज कलम कर आवश्यकता पड़ी तो फटाफट कागज कलम उठाओ और पता नोट कर लो। हमरे कर पता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो ये तरह हमरे के कार्यक्रम के देखते रहो और लाभान्वित होते रहो। अगला अंक में हमरे ढेर सारा जानकारी लेके फिर से हाजिर हो। तब तक के लिए हमरे के पूरे टीम के देव हिये पर इजाजत। जोहार।